रचनात्मक तरीके से व्यस्त रहने के लिए ऑनलाइन स्टडी। मैम ऑनलाइन स्टडी और बताइए ऑनलाइन पढ़ाई और क्या बच्चों की सरकार कहती हूँ मैं अपना वीडियो भेजा हमने भेजा क्या मुझे कोई सुझाव देना चाहेगा सरकार के लिए क्यों? क्योंकि हम डिजिटल बाल लीला सच्चे सिपाही हैं, इसलिए जब हेलो बस तो करो 5 मिनट में 5 मिनट में आ रहे हो बात हो नहीं ऐसा कुछ है नहीं आया नहीं मतलब रिक्वेस्ट नहीं है अब तक मेरे पास तो ठीक और बताइए मैंने जल शक्ति मंत्री का वीडियो भेजा था आपने अपलोड नहीं किया लाइक शेयर करना बोला था फेसबुक का कोई और सुझाव देना चाहेगा मंत्री का वीडियो भेजा था आपने अपलोड नहीं किया फेसबुक पे कोई बात नहीं आप करते हैं चिंता मत क्या कोई और सुझाव देना चाहेगा अपनी पेंटिंग या फिर कोई सुझाव बताएं दीदी और बहुत सारी पेंटिंग्स बनाऊंगी बहुत बढ़िया अरे वाह देखिए मैंने भी एक पेंटिंग बनाई है दिखाइए ताशवी क्या ये मेरे अरे वाह बहुत सुंदर ताशवी आपकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी है दीदी मैंने ये बनाया है मैं देख रही हूँ कि हमारे सभी साथी हमारे समय को कितना अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं दीदी मैंने ये जार भी बनाया इसमें मैंने शीट्स डाली जिनमें मैंने सब कुछ बनाया जैसे हमारी टीचर्स हमारे
साथियों, अब चलिए हम एक दूसरे के लिए क्लैप करते हैं क्योंकि हमने अपने समय को इतने अच्छे से इस्तेमाल किया है। लॉकडाउन है। बहुत बढ़िया जी। इसने पार्क बनाया, ये देखो अपने डॉग्स के लिए पार्क बनाया है। पार्क अच्छा लग रहा है ना जी हाय। साथियों, आज हमारे ऑनलाइन सत्र में हमारे विशेष मेहमान हैं राजस्थान के सीकर जिले के लोकसभा सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, मैं जानवी शर्मा आपका डिजिटल बाल मेला में स्वागत करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आभार। नमस्कार। डिजिटल बाल बच्चों का एक ऐसा मंच है जिसमें बच्चों की रचनात्मकता घर बैठे ही बढ़ाई जा रही है। साथियों, अपने आप को म्यूट रखें जब हमारे साथी या फिर हमारे माननीय गेस्ट बोल रहे हो। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, मैं जानवी शर्मा आपका डिजिटल बाल मेला में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। स्वामी जी, डिजिटल बाल मेला बच्चों का एक ऐसा मंच है जिसमें बच्चों की रचनात्मकता घर बैठे ही बढ़ाई जा रही है। डिजिटल बाल मेला के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ मेरे साथी राघव कल्ला को। राघव, नाउ यू मे टेक ओवर। राघव, क्या आप यहाँ हैं? आवाज नहीं आ रही इनकी। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम ललिता। स्वामी जी, डिजिटल बाल मेला के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैं इनवाइट करती हूँ मेरी साथी लावण्या राठौड़ को। लावण्या। जी, आप हमारे गेस्ट को डिजिटल बाल मेला 2021 के बारे में लावण्या, now you may take over. How are you? नमस्कार सर, मैं लावण्या राठौड़ डिजिटल बाल मेला टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। डिजिटल बाल मेला 2021 LIC और फ्यूचर सोसाइटी की एक अनोखी पहल है। कोरोना के कारण बच्चों में आए तनाव खाली पड़ने दूर कर में उल्लास है। सरकार
सुमिधानंद जी, जैसे कि मेरी साथी लावण्या ने आपको बताया, डिजिटल बाल मेला बच्चों की एक टीम है और मैं आपको बता दूं, हम बच्चे ही इसका सारा काम करते हैं। अब हमारे सभी साथियों को आपके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे साथी प्रतीक शर्मा को। प्रतीक नाम जी को। जी, बहुत बहुत आभार जानवी। और सर्वप्रथम तो मैं नमस्कार करता हूँ हमारे बीच उपस्थित आज के हमारे विशेष मेहमान आदरणीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी को। तो सर्वप्रथम मैं चंद पंक्तियां अर्पित कर रहा हूँ स्वामी जी को, सुनिएगा। राम अवतार त्यागी जी की ये पंक्तियां हैं। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, मत बुझाओ जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। पाव तो मेरे थकन ने छील डाले, पाव तो मेरे थकन ने छील डाले, अब विचारों के सहारे ही चल रहा हूँ। पाव तो मेरे थकन ने छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूँ। आंसुओं से जन्म दे देकर हंसी को, आंसुओं से जन्म दे देकर हंसी को, एक मंदिर के दिए सा मैं चल रहा हूँ। मैं जहाँ धर दूं कदम वह राजपथ है, मैं जहाँ धर दूं कदम वह राजपथ है, मत मिटाओ पाव मेरे देख कर दुनिया चलेगी, मत मिटाओ पाव मेरे देख कर दुनिया चलेगी। जी हाँ, इसी प्रकार से हजारों में भी चमकने वाले आदरणीय स्वामी सुमेधानंद जी आज हमारे बीच डिजिटल बाल मेला के इस डिजिटल प्रांगण में उपस्थित है। जैसा मैंने कहा, रोशनी मुझसे मिलेगी। स्वामी जी सबसे अलग हैं। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चित्र हमारे सामने आता है वो असभ्य होता है, उसमें संस्कृति का दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। परंतु स्वामी जी राजनीति में हैं, परंतु संस्कृति से उनका गहरा नाता है। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो आदरणीय स्वामी सुमेधानंद जी का चित्र हमारे सामने होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आदरणीय सांसद जी के बारे में। तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, सीकर के सांसद परम आदरणीय सुमेधानंद सरस्वती जी आज भले ही राजनीति में शामिल होने पर अपनी पहचान बना पाए हों, लेकिन वो सदैव से ही धर्म से जुड़े रहे हैं। बचपन में ही मन में श्रद्धा लिए धार्मिक प्रवृत्ति के परम आदरणीय सुमेधानंद जी 1972 में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करने के साथ साथ 8 वर्षों तक संस्कृत का शिक्षण भी किया। उन्होंने सर्वानंद जी से दीक्षा ली और वह सन्यासी बन गए। धर्म के साथ ही सामाजिक कार्यों में अपनी गहन रुचि रखने वाले परम आदरणीय सुमेधानंद सरस्वती जी 1989 में भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गाय बचाओ और शराब का निषेध जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। युवाओं को देश का भविष्य मानने वाले सुमेधानंद जी युवाओं को शिक्षित करने और उनके सामाजिक और नैतिक मूल्यों को पनपनाने की चाह रखते हैं और साथ ही साथ वो योग में भी विशेष रुचि रखते हैं। परम आदरणीय सुमेधानंद जी जन जागरण और गाय की बछड़ा सेवा करने में भी दिलचस्पी रखते हैं और कहा जाए तो यह सर का एक शौक भी है। जब कभी भी वो थोड़े फ्री रहते हैं वो इन कामों में अपना समय व्यक्त करते हैं। बात यदि उनके राजनीतिक करियर की जाए तो साल 2014 में परम आदरणीय सुमेधानंद सरस्वती जी 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। फिर बाद में सितंबर में उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्थायी समिति के सदस्य, कृषि और सदस्य मंत्रालय पर सलाहकार समिति के सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य, साथ ही साथ अन्य कई महत्वपूर्ण कमेटी के सदस्य हैं तथा वहां अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। आज भले ही सुमेधानंद जी राजनीति में हैं और इसके लिए वह रोज चर्चाओं में भी आते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी अपनी संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। अपने संस्कारों से वह सदैव ही जुड़े रहे और साथ ही साथ उन्होंने और लोगों को भी धर्म की सीख दी। आज परम आदरणीय सीकर से सांसद आदरणीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी डिजिटल बाल मेला के पटल पर उपस्थित हैं।
बच्चों को राजनीति व संस्कृति की सीख देने के लिए, उनको एक नए अध्याय का ज्ञान देने के लिए, तो मैं डिजिटल बाल मेला की ओर से आदरणीय सांसद जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद प्रतीक। स्वामी जी, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं। उन सब के सवालों को हम लेंगे, लेकिन पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने राजनीतिक अनुभव हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद जानवी। ये प्रतीक और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ये बाल मेला आयोजित करके एक बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे लोगों के अनुभव बच्चों को जानने को मिलेंगे। बच्चों में कोरोना काल के अंदर विद्यालय में जाने की प्रवृत्ति कम हुई। बच्चे विद्यालय गए नहीं, घर में ही रहे और घर में रह करके माता पिता और अपने अभिभावकों के सानिध्य को पा करके बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपने गुरुजनों से भी जुड़े रहे। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इसे कोरोना जैसी महामारी में भी आप स्वस्थ रहे, और भविष्य में मैं भी आपके लिए कामना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। जहाँ तक बात राजनीति की है, हमारे देश की प्राचीन संस्कृति को आप देखेंगे तो प्राचीन संस्कृति में भी हमारे बच्चों को बचपन से ही राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। जैसे रामायण काल में भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र उनको राजनीतिक अनुभव के बारे में प्रशिक्षण देते थे, उनको शिक्षा देते थे। उसके बाद में आप महाभारत काल में आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपन के यहाँ पढ़े और संदीपन के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ करके राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में आप देखेंगे कि जब देश की आजादी का मूवमेंट चल रहा था, आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो छोटे छोटे बच्चों ने देश के लिए काम किया। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र किसी की 17 साल थी, किसी की 18 साल थी। आप छोटे से बाल हकीकत को देखेंगे, आप छोटे छोटे बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर फतेह सिंह को देखेंगे। मैं समझता हूं कि जब आप अपने जीवन के बारे में सोचें तो आप ये भी सोचें कि एक 9 साल का बालक जोरावर सिंह और 12 साल का बालक फतेह सिंह, वो अपने संस्कारों के कारण ही दीवार के अंदर छुप दिया गया, उसके सिर पर दीवार खड़ी कर दी गई, लेकिन वो संस्कारों से विकसित नहीं। हमारे अंदर जब तक देशभक्ति का भाव नहीं होगा, हम अपने संस्कार के बारे में पूरी तरह नहीं जानेंगे। हमारा देश कैसा हो, हमारे देश की संस्कृति क्या हो, हमारा संविधान कैसा हो, ये सब बातें हमें जाननी चाहिए। और देश की आजादी के बाद भी जितने भी नेता हुए, उन्होंने बचपन से संस्कार प्राप्त किए। बचपन से संस्कार प्राप्त करके और वो राजनीतिक क्षेत्र में जब आए तो उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये बात मैं अवश्य कहूंगा आपको कि संस्कारों का प्रभाव सीधा सीधा बच्चों के ऊपर आता है। राजनीति में जो भी लोग आए, जैसे आप लाल बहादुर शास्त्री को देखेंगे, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। जब वो काशी पढ़ रहे थे तो उनके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। उनको नित्य प्रति गंगा को पार करने के लिए अपने विद्यालय में जाना पड़ता था। तो वो अपने साथियों को अपने कपड़े दे देते थे और साथी उनके कपड़े लेकर के नौका में बैठ करके नौका पार कर लेते थे और लाल बहादुर शास्त्री तैर करके गंगा को पार करते थे, दूसरी तरफ जाकर के अपने पुस्तकें और कपड़े लेकर के विद्यालय में जाते थे। अभी आपने देखा कि हमारे 2 राष्ट्रपतियों से पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो हमारे देश के राष्ट्रपति अपने APJ अब्दुल कलाम जब वो छोटे से थे,
अपनी कक्षा के अंदर जब वो 5वीं छठी में पढ़ते थे तो उनको पढ़ने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। उनके गुरुजी थे, उन्होंने उनसे कहा 8वीं के बाद में कि तुम पढ़ो। उनकी फीस की व्यवस्था की, उनके कपड़ों की, किताबों की व्यवस्था की, और वो मेहनत करके पढ़ करके भारत ही नहीं दुनिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। उनमें संस्कार थे। मैं एक बच्चों को एक घटना बताना चाहूंगा उनकी। जब वो राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद में उन्होंने एक बार पुडुचेरी के, केरला के जो वहां के पुडुचेरी के कलेक्टर थे, उनको एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके उनको कहा कि भाई मेरे गुरुजी अमुक स्थान पर रहते हैं और मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, आप उनके यहाँ पर भेजिए। तो वहाँ के जो कलेक्टर थे, डीएम थे, वो उनके जो प्राइमरी के गुरुजी थे उसमें उनकी एज लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी। उनके पास गए और उनको जाकर के सूचना दी और उनके दिल्ली तक आने की सारी व्यवस्थाएं की। जब माननीय राष्ट्रपति महोदय कलाम साहब को ये सूचना मिली कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गए हैं और आपके घर पहुंचने वाले हैं, वहां पर गाड़ियां भेज दी लेने के लिए, तो कलाम साहब द्वार पर आ गए, राष्ट्रपति भवन के मुख्य गेट पर आ गए। तो प्राय राष्ट्रपति भवन के मुख्य गेट पर राष्ट्रपति तभी आता है जब किसी दूसरे देश का कोई मुखिया आता हो, राष्ट्रपति आता हो, उससे मिलने के लिए आता है। तो उनको आश्चर्य हुआ कि आज पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या किसी कोई बड़ा मेहमान आपके यहाँ पर आ रहा है, किसी बड़े देश का राष्ट्रपति आ रहा है? तो उन्होंने एक बात कही कि नहीं, आज राष्ट्रपति नहीं आ रहा है, आज राष्ट्रपति का निर्माता आ रहा है। जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति बनाया वो आ रहा है। और उनके गुरुजी जब वहां पर कार से उतरे, 80 साल की उम्र, एक वृद्ध व्यक्ति, और आप देखते हैं साउथ के लोग आज भी, जैसे मैं कुर्ता और चद्दर पहनता हूँ, ऐसे अधिकतर लोग वहाँ राजनीति के बड़े बड़े लोग भी कुर्ता और चद्दर पहनते हैं। आप कभी टीवी पर भी देखेंगे, हमारे पार्लियामेंट में भी देखेंगे, यहाँ पॉलिटिकल लोग भी चद्दर बांधते हैं, कुर्ता पहनते हैं। तो एक चद्दर पहने हुए, कुर्ता पहने हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर उतरे और कलाम साहब उनके चरणों में साष्टांग लेट गए और उन्होंने एक ही बात कही कि आज जो कुछ मैं हूँ वो आपकी देन हूँ। तो राजनीति में अच्छे संस्कारों के लोग, महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका गए, उन्होंने जो एक रंग भेद की लड़ाई थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उनमें भी जो माँ ने संस्कार दिए, जब वो विदेश जाने लगे बैरिस्टर पढ़ने के लिए, तो माँ ने एक ही बात उनको कही थी, बेटा अपनी संस्कृति का ध्यान रखना, अपने खान पान का ध्यान रखा। तो गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि मेरी माँ की शिक्षा मुझे हमेशा याद रही और मैं कभी भी गलत रास्ते पर नहीं गया। तो बच्चों के अंदर, चाहे वो राष्ट्रपति बने हों, चाहे हमारे देश के महात्मा गांधी रहे हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हों, उन सब के अंदर ये बात थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने गरीब परिवार से हैं। एक बच्चा, एक विद्यार्थी पढ़ने वाला चाय बेचे और चाय बेच करके, मेहनत करके वो आज प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। इसलिए उनको बच्चों से बहुत प्यार है, खासतौर से बच्चों से हमेशा वो संवाद करते हैं। तो मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा कि अभी से आप अपने आप को मजबूत बनाएं, अध्ययन करें और बहुआयामी अध्ययन करें। पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ में जो सामाजिक ज्ञान है और चीजें हैं उसको भी आप अध्ययन करें। समाचार पत्र भी पढ़ें, कभी कभी टीवी के ऊपर भी इस प्रकार के कार्यक्रम आते हो, समय निकाल करके उनको देखें और खेल खेलें। सर्वांगीण विकास आपका तभी हो सकता है जब आपका सार्वजनिक जीवन में आपका जुड़ाव होगा। आप खेलेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, अपने मित्रों का ध्यान रखेंगे, अपने साथियों को अच्छा व्यवहार उनके साथ करेंगे, तो आप बड़े लोग बनेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं खुद जब बचपन में छोटा सा था तो अनेक बड़े लोगों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, अनेक संतों का, अनेक विद्वानों का, अनेक गुरुजनों का। माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए। तो इसलिए बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आप जहां अपनी पढ़ाई का ध्यान देते हैं उसके साथ साथ में
जो हमारे देश के महापुरुष हुए हैं उनसे भी सीखें, उनकी जीवनियों को पढ़ें, तो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। यही मेरा आप बच्चों से बहुत बहुत, और मैं जानवी को और सभी बच्चों को आप संचालन कर रही हैं, और दूसरे लोग, अभी प्रतीक ने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। बच्चे आप कोई बात पूछेंगे आपसे? जी सर। आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब हमारे सभी साथी आपसे एक एक करके सवाल पूछेंगे और स्वामी जी को हम सब स्वामी जी को ध्यान से सुनेंगे। आपको मालूम है ना, हमको बीच में नहीं बोलना है, अपनी बारी का इंतजार करना है, खुद को म्यूट रखना है। तो आज का सबसे पहला सवाल मैं कर्णिक जैन का लेती हूँ। कर्णिक जैन, आप अपना सवाल पूछें और बाकी सब अपने आप को म्यूट रखें। हाँ, नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है। कर्णिक जैन, आप अपना सवाल पूछें। जसविंदर सर, मेरा नाम कर्णिक जैन है। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। सर, क्या सभी स्कूल की किताबें और कोर्स सेम नहीं हो सकता? जैसे जो किताबें की ना हो, वो हम उन्हें किसी को देके उनकी हेल्प कर सके। हाँ कनिक, ये हो सकता है कि आपके पास जो बुक्स हैं, पहले जब हम पढ़ते थे तो हमारे समय क्या होता था कि हमारी जो पुरानी किताबें होती थी, जैसे एक बच्चा 8th में पढ़ता है, वो 9th में चला गया, तो अब उसकी 8th की बुक्स उसके काम नहीं आएंगी। तो हम क्या करते थे कि हमारा कोई नजदीक का कोई ऐसा बच्चा जो गरीब बच्चा होता था, जिसके पास बुक्स के लिए पैसे नहीं होते थे, वो किताबें उनको दे देते थे। तो आप भी लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सर, वो तो हम दे देते। जी हाँ, और बताइए। थैंक यू सर। जी सर, वो तो हम दे सकते हैं, पर स्कूल के जो मैम है वो स्वीकार नहीं करते। चले गए थे। साथियों, अपना सवाल एक एक कर पूछें, और जब हमारे माननीय गेस्ट या फिर हमारे साथी बोलें तब अपने आप को म्यूट रखें। अगला सवाल हम लेते हैं शिवम का। शिवम, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सर, ये किसान बिल बनाया गया है, तो उसमें किसानों को परेशान हो रहे हैं, तो इसको वापस क्यों नहीं लेते हैं? अब बेटे शिवम जी, आपने बहुत मैच्योर प्रश्न पूछा है। मैं समझता हूँ कि आप जैसे जी किसानों को लगभग 7-7.5 महीने हो गए, फिर मोदी जी को नहीं बोलते क्या फिर वापस ले लो बिल? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमने किसानों के 3 बिल पास किए, और इन 3 बिल्स के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और हमारी इस पूरी टीम ये हमेशा कह चुकी है कि हम एक टेबल पर बैठ करके, जैसे आपको पढ़ाया जाता है तो आपको क्वेश्चंस के बारे में ये कहते हैं कि सर इसमें ये गलती है, तो ये बताया गया कि इन बिल्स के अंदर यदि कोई कमी है जिसके कारण किसान को नुकसान होने वाला है, किसान को हानि होने वाली है, हम उसको दूर करने को तैयार हैं। यहाँ तक कहा कि 60% बिल्स को भी हम संशोधित करने को तैयार हैं, लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है और इसमें कुछ लोगों की जिद है कि इनको विड्रॉ करिए। विड्रॉ की अपेक्षा हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, इनमें सुधार कर सकते हैं, और वो सुधार करने के लिए हमारी सरकार जो है इसके लिए समुद्रित है, और लगभग 11-12 मीटिंगें हुई। अभी फिर हो सकता है कि लोगों के साथ बैठ करके चर्चा के माध्यम से, क्योंकि कोई भी समस्या है उसका समाधान संवाद है, बिना संवाद के कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो आपने जो पीड़ा व्यक्त की है उस पीड़ा पर माननीय प्रधानमंत्री का भी ध्यान है, माननीय कृषि मंत्री का ध्यान भी है, और हमारा ध्यान भी है, और इस ओर से ध्यान दें। बट सर, ये तो पूरा बिल ही गलत है ना, क्योंकि उसमें हमने समाचार पत्र में देखा कि
जब वो किसानों का हो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से दवाइयाँ, कीटनाशक और वो सब वो खुद ला के देगा। फिर उसमें बीच के मध्य लोग बेरोजगार हो गए ना, फिर वो क्या करेंगे? बेटे, आपको इस बिल के बारे में जानकारी नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक तो खेती का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा, सारा का सारा आपस में बैठ करके तय करेंगे। कोई भी व्यक्ति एक तरफी कार्रवाई नहीं कर सकता। आप को यदि बिल का हिंदी अनुवाद मिल जाए या यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में हो जो लीगल स्थिति को जानता हो, कानून को जानता हो, आप उसके साथ बैठ करके इन बिल्स की बारीकियों को जब देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, या कभी बैठेंगे आपके साथ सामने बैठ करके भी संवाद कर पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इनको समझने की जरूरत है। शायद इनको अन्यथा लेकर के इस विषय पर लोगों ने इस प्रकार का वातावरण पैदा किया है। समझने की आवश्यकता है, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ जी। नमस्कार, क्या मैं सुन सकती हूँ प्लीज? कैलाश अपना सवाल पूछे, बाकी पूछ सकती हूँ। मैं राजस्थान की नागरिक है। मेरा सवाल ये है कि हमने सुना है कि कोरोना की अगली तीसरी लहर आने वाली है जो बच्चों के लिए बहुत घातक है, तो सरकार ने इसके लिए क्या तैयारियां कर रखी है? ये आपने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है कि साइंटिस्ट और दूसरे लोग ये संभावना व्यक्त करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बच्चों के लिए दवाई का ट्रायल चल रहा है और उस ट्रायल के माध्यम से बहुत ही जल्दी बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने वाली है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि हमारे यहाँ कहावत है कि हम ऐसी कोशिश करें कि आग लगने के बाद कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं है, आग लगने ही नहीं दें। तो एक तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा और बच्चों के अभिभावकों से भी ये बात कहना चाहूंगा, यदि हम कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना करेंगे तो हमारे यहाँ ये बीमारी आएगी ही नहीं। पिछली बार आपने देखा कि जो पहली बार कोरोना आया, फर्स्ट फेज का पहली लहर आई, उसमें मैंने बहुत सावधानियां बरती और सावधानियां बरतने के कारण वो हमारे यहाँ पर उसका प्रभाव नहीं हो पाया। लेकिन जब दूसरी लहर आई, सेकंड वेव आई, उसमें हमने क्या किया कि बहुत अधिक लापरवाही की। हमने सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा, हमने मास्क नहीं लगाया, हमने बाहर गए तो भीड़ भाड़ में चले गए, सफाई का ध्यान रखा। इसलिए आपसे बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि इस कोरोना का सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ है तो एजुकेशन में हुआ है, बच्चों को हुआ है। कितने साल से, लगभग समथिंग 1 वर्ष से अधिक, 1.5 वर्ष होने वाला है, मार्च 20 से विद्यालय बंद हैं, स्कूल बंद हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अभिभावक भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, बच्चे भी खुद भी चिंतित हैं। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है कि तीसरी लहर न आए, इसके लिए हमें अपने कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है। समय पर हम बाहर कहीं भी जाएं तो हाथ धोएं, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। तो अभी हमारी सरकार, भारत सरकार इस ओर प्रयास कर रही है। अभी चिंता की जरूरत तो नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि बच्चों की वैक्सीन के ऊपर ट्रायल चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी युद्ध स्तर पर इस काम को कर रहे हैं। जब कोरोना हमारे यहाँ पर आया तो हमारे यहाँ तो पीपी किट भी नहीं बनती थी और 2 वैक्सीन बन करके आगे अभी 3 वैक्सीनों पर काम चल रहा है। अभी दिसंबर तक सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा और जिनका वैक्सीनेशन हुआ है, आपने देखा इसी कोरोना काल के अंदर जिन लोगों को 1 इंजेक्शन भी लग गया था, उनके ऊपर उनको यदि कोरोना हुआ भी तो किसी प्रकार का फिजिकल नुकसान नहीं हुआ, शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, बस कभी बुखार आया, खांसी आई। तो इसलिए बच्चे इस बात की चिंता न करें। अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और हमारे साइंटिस्ट बहुत जागरूक हैं इस मामले में, बहुत चिंतित हैं कि हम अपने देश की जो संपदा है, वो बच्चे हैं, हमारा भविष्य बच्चे हैं, हमें उनकी चिंता है। ये मेरा कहने का अभिप्राय है।
सर विदाई लेके अब मैं बोल सकती हूँ सबको अपने आप को बोल कर बोलेंगे, सबको मौका मिलेगा, बस अपने मौका सर मैं बोल सकता हूँ, मैं एक क्वेश्चन मेरा है। संचालित इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं जानवी। आप जानवी जी को अपना लिखिए कि मैं बोलना चाहता हूँ, वो बारी बारी एक को बुलवाएंगी, इससे एक व्यवस्था बनी रहेगी। हाँ जानवी बोलिए, आगे कौन बोलेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गांधी जी को प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। रोनित जैन, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं रोनित नागा को स्वागत करता हूँ और मेरा आज का सवाल ये है कि राजनीति और संस्कारों में क्या अंतर है, क्योंकि राजनीति जो है जो हमें सरकार बनाती है और संस्कार है जो हमें माता पिता देते हैं, और ये दोनों ही अहम है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए रौनक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अंतर नहीं है, राजनीति और संस्कारों का कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं राजनीति में और मैं राजनीति में हूँ, मुझे जैसे संस्कार मिले उन संस्कारों को लेकर के मैं राजनीति में आया हूँ। मेरा जीवन, मेरी दिनचर्या, मेरा व्यवहार, मेरा नॉलेज, वो जैसा मैं लेकर के आऊँगा वैसा ही मैं व्यवहार करूँगा। राजनीति में यदि कोई अच्छे संस्कारों का व्यक्ति आता है तो वो ईमानदार रहता है, वो समय की अनुपालना करता है, तो उसमें राजनीति और संस्कार अलग नहीं है। मैंने उदाहरण आपको दिया कि महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी जी, APJ अब्दुल कलाम जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और सरदार पटेल जी, कितने सारे लोगों के मैं नाम आपको गिनाऊंगा कि जिनका जीवन एक आइडियल था, एक आदर्श था, और वो बचपन से संस्कार लेकर के आए थे। बाद में उन्होंने संस्कारों को संस्कारित किया था। इसलिए राजनीति को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी योजनाएं बनाएंगे, राजनीति में ईमानदार लोग आएंगे तो शुचिता बनी रहेगी। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो अच्छे संस्कार से आए। एक गरीब लड़का बेटा, उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बुराइयों के साथ संघर्ष किया, न्याय के साथ संघर्ष किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि राजनीति में अब तक सैकड़ों लोगों का इस प्रकार का जीवन चरित्र रहा है जो अच्छे संस्कार लेकर के आए और न पैसे से इम्प्रेसिव हुए, न पद से इम्प्रेसिव हुए, बल्कि वो पद पर बैठ करके उस पद की गरिमा को बढ़ाया। तो ये राजनीति में अच्छे संस्कारों के लोग आएंगे तो अच्छी राजनीति, पवित्र राजनीति बनी रहेगी। जो आजकल राजनीति के बारे में लोगों की सोच बन गई है वो इसलिए बनी है कि कुछ लोग राजनीति में ऐसे आए होंगे जिनके कारण लोगों की थिंकिंग, लोगों जैसे पिछले दिनों कई चीजों में भ्रष्टाचार हुआ। तो भ्रष्टाचार क्यों हुआ कि आदमी के अंदर संस्कार अच्छे नहीं थे और संस्कार विहीन होने के कारण उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उसका प्रभाव आम आदमी के ऊपर पड़ा, लोगों में भी गलत मैसेज गया, नेताओं की छवि भी खराब हुई। इसलिए कुछ लोग एक बात ये कहते हैं कि बिना पैसे की राजनीति नहीं हो सकती, बहुत बड़ा धन चाहिए। लेकिन मैंने जब राजनीति में प्रवेश किया तो मेरा बैंक खाता भी नहीं था, केवल 35,000 रुपये से मैंने बैंक खाता खुलवाया और लोगों ने मुझे पैसा दिया, मैंने चुनाव भी लड़ा और आज भगवान की कृपा से 7 वर्ष में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई मेरे सामने नहीं आई। सादगी से जीवन जीने से कोई दिक्कत, कठिनाई किसी प्रकार की हमें नहीं आती। तो संस्कार लेकर के आदमी आता है तो राजनीति अच्छी लगती है, यही मेरा कहना है। और कोई बात? धन्यवाद। क्या अब मैं बोल सकती हूँ प्लीज? मेरा एक प्रश्न है सर। म्यूट रखिए। जानवी बोलिए, अगला प्रश्न कौन कर रहा है? राजनीति में याद क्यों नहीं रखते? राजनीति राजनीति में याद क्यों नहीं रखते? राजनीति आप भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए राजनीति में तो बहुत कुछ याद रहता है और राजनीति में जो लोग अपने वायदे करके आते हैं तो उन वायदों को पूरा करना चाहिए। आपने कहा भूल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे
कि जो अपनी बात कहने के बाद में उस पर पूरा नहीं करते, जो भूलते हैं। लेकिन राजनीति में जो घोषणाएं होती हैं और होती हैं, उन पर पहले तो घोषणा करते हुए ध्यान देना चाहिए कि यदि मैं कोई घोषणा पूरी नहीं कर सकता तो मुझे घोषणा नहीं करनी चाहिए। झूठी घोषणाएं करने से लोगों में राजनेताओं के प्रति अविश्वास पैदा होता है। तो ये भूलने की बात नहीं है। वो तो अपना चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग इस प्रकार के गलत हथकंडे अपनाते हैं, और वो गलत हथकंडे अपना करके घोषणा कर देते हैं। फिर हम ये मानते हैं फिर उसको भूल गए होंगे। गलत घोषणाएं नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी की घोषणाएं करनी चाहिए। उससे लोगों के अंदर विश्वास पैदा होगा। जी क्या मैं प्लीज सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे बहुत बारी पूछना सर, प्लीज बोल सकती है आप यही कर से है प्लीज अभी जो है ना, सर प्लीज आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। अपने आप को म्यूट रखिए, सबको मौका दिया जाएगा। पहले माँ ही अपना सवाल पूछे। सर दीक्षा होती है, दोनों को साथ में लेकर चले। दोनों को साथ में लेकर चलना आपके लिए कैसा अनुभव रहा? हाँ क्या माही दोबारा बताना बेटी, क्या कहा आपने? सर आप दोनों को साथ में लेकर चले। दोनों को साथ में लेकर चलना आपके लिए कैसा अनुभव रहा? राजनीति और धर्म वो आप बहुत साथ अच्छा, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए धर्म का अर्थ क्या है, पहले ये सोचिए। धर्म कहते हैं कर्तव्य को। मनीष प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। जी देखिए धर्म कहते हैं कर्तव्य को, अपने कर्तव्य पालन को। तो राजनीति के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर कोई आदमी अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो धर्मात्मा है। हमारे यहाँ मनुस्मृति के अंदर एक बात कही गई है धर्म के लिए, धृति क्षमा दमोस्तम शौचम इंद्रिय निग्रह। जो व्यक्ति धैर्यवान है, तो राजनीति में तो धैर्य सबसे पहले चाहिए। धर्म का मतलब क्या है? धैर्य, क्षमा। राजनीति में कोई आदमी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर दे तो वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। जैसे मैं अपने बताता हूँ, मुझे जब पहली बार टिकट मिला तो कुछ लोगों ने आवेश में आकर के मेरी गाड़ी पर अटैक किया, तो मैंने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा भी इनको माफ कर दीजिए, ये बच्चे हैं, युवा हैं और वापस अपने पद पर आ जाएंगे। तो राजनीति और धर्म का मतलब मैं मेरी संस्कृति को साथ लेकर के चलूं। विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले लोग अपने अपने संस्कृति को साथ लेकर के चले, वो अपने उपासना अपने हिसाब से करें। तो कहीं पर भी राजनीति और धर्म आपस में विरोधाभासी नहीं हो सकते, बशर्ते अगर उसको ठीक ढंग से उसको प्रयोग में किया जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपना राजनीति का काम करता हूँ। मैंने जाति पर ध्यान देता हूँ, संप्रदाय पर ध्यान देता हूँ। ऐसे ही सब व्यक्ति केवल मात्र राज को मान करके चले कि मैं एक सांसद हूँ, मैं एक मंत्री हूँ, मैं एक प्रधानमंत्री हूँ। मेरा जिम्मेदारी है प्रत्येक व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करना, उसकी तकलीफ को दूर करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। मेरे सामने जब कोई व्यक्ति आए तो उसका कोई संप्रदाय नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसके कोई रंग नहीं है, वो एक नागरिक है। तो हमारा संविधान भी यही सिखाता है कि हमें अपने देश के प्रत्येक नागरिक को नागरिक मान करके चलना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं आती है, धर्म और राजनीति में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। जी सर, अब मेरा भाई भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है। हाँ पूछिए। आपके ख्याल से राजनीति में सबसे जरूरी कौन सी चीज होती है? हाँ देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। भैया नाम क्या आपका? काव्य। वाह काव्य, बहुत अच्छा नाम है। देखिए आपने पूछा कि राजनीति में सबसे आवश्यक क्या है। राजनीति में सबसे आवश्यक क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का संविधान जो है उसको सर्वोपरि मान करके और अपने काम को करे। हमारा ग्रंथ जो है वो
हमारा संविधान है, संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए हम राष्ट्र उत्थान को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले संविधान और राष्ट्र हमारे सामने रहना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि रहना चाहिए, यही एक महत्वपूर्ण चीज है जी। ओके, थैंक यू सर। सर अभी सर Okay. मेरा आपसे प्रश्न है। मेरा मनीष सर मेरा जी। अपने आप को म्यूट रखिए। मैं क्या बोल सकती हूँ तो अच्छी तरह Please, कर sir. सकती हूँ। अपने आप को म्यूट करें। स्वामी जी, मैं माही के प्रश्न को ही आगे बढ़ाती हूँ। कुछ जी। लोगों को लगता है कि धर्म और राजनीति अलग अलग है। आप तो दोनों को जी रहे हैं, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? आप जान भी देखिए, धर्म और राजनीति को अलग अलग चीजें हैं। राजनीति एक व्यवस्था है, राज कहते हैं व्यवस्था को, नीति कहते हैं उसको ले जाने को। देश को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना राजनीति कहलाती है। हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएं, और मैंने बताया कि धर्म उसका सहायक है। धर्म उसको ये सिखाता है, मनुष्य को संस्कार देता है धर्म में, और उन संस्कारों के सहारे वो अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाए। ये जैसे वेद है, गीता है, महाभारत है, कुरान है, और भी जितने हैं, बाइबिल हैं, इनको अध्ययन करके व्यक्ति ये विचार करे कि मेरे संस्कार मुझे मेरे राष्ट्र को सर्वोपरि रखने में कितने मदद करते हैं। तो वो अलग अलग होकर के भी एक हो सकते हैं। वो दोनों दो चीजें, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, दोनों किनारे मजबूत होते हैं तो बीच में पानी का प्रवाह ठीक होता है। एक किनारा टूट जाता है तो दूसरा मजबूत किनारा कुछ नहीं कर पाता है। तो ये दोनों किनारे मजबूत हों, सबल हों, और इन दोनों को मजबूत करके जब हम प्रवाह लेंगे तो जैसे नदी में पानी ठीक चलता है, ऐसे ही हमारी जीवन का और हमारे देश की, हमारी संस्कृति का विकास होगा, उन्नति होगी, राष्ट्र उन्नति करेगा। तो इन दोनों को साथ लेकर के चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अंतर यही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, सत्कार करें, अपने आप को सर्वोपरि न माने, ये है इसमें। स्वामी जी, बहुत अच्छी बात क्या मैं बोल बताई। सकती हूँ सर प्लीज? मेरा एक क्वेश्चन है। मैं अपने अगले साथी का सवाल लेती हूँ। दीक्षा, आप अपना सवाल पूछिए और सभी अपने आप को म्यूट रखें। दीक्षा, आप अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा है, मैं बीकानेर से हूँ और मेरा सवाल यह है कि हम हिंदू हैं, पर फिर भी हम सब जने हिंदू इंग्लिश को क्यों महत्व देते हैं, हिंदी को क्यों नहीं देते? हमारी राष्ट्र भाषा जो कि है हिंदी। हाँ, आपने एक प्रश्न पूछा कि हम हिंदू हैं और हम हिंदी को महत्व क्यों नहीं देते, हम अंग्रेजी को महत्व क्यों देते हैं। देखिए बेटी, मेरा एक निवेदन है, वो ये है कि आपका प्रश्न ठीक है कि भाई हिंदी को महत्व क्यों नहीं देते। हम भारतीय होने के नाते हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन बहुत से प्रदेश हैं हमारे देश में, उस सब की लोक भाषाएं अलग अलग हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी मातृभाषा है, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि प्राइमरी तक का जो एजुकेशन है वो अपनी भाषा में होना चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ जिसकी लोक भाषा है, मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है, उसमें होना चाहिए। लेकिन मैं इसको एक दूसरी बात आपको कहूंगा, हिंदी को तो महत्व दें, लेकिन भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। जैसे गिलास है, गिलास के अंदर आप दूध डाल के पिए, गिलास में आप पानी डाल के पिए, गिलास में आप शरबत डाल के पिए, गिलास में आप जूस डाल के पिए, गिलास में आप छाछ डाल के पिए। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक साधन है। यदि स्वामी विवेकानंद को अंग्रेजी नहीं आती तो वो सारी दुनिया को वेदों का, हिंदू संस्कृति का, उपनिषदों का ज्ञान नहीं दे सकते थे। अमेरिका जैसे देश में जाकर के उन्होंने अपना भाषण दिया, वो अंग्रेजी में दिया, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को बनाए रखा। वो एक सन्यासी के रूप में वहां पर गए, और सन्यासी के रूप में इसलिए हम हिंदी को प्राथमिकता दें, परंतु हिंदी के साथ साथ में जितनी भी लैंग्वेज है, अभी कल माननीय नरसिंह राव जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन था, तो वो 17-18 लैंग्वेज जानते थे।
इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक भाषाएं जानते हैं। आप देखते हैं जहाँ कहीं जाते हैं वहीं की भाषा में बात करते हैं। तो हमें अपनी भाषा को तो प्राथमिकता दें ही, लेकिन हमें अधिक से अधिक लैंग्वेज सीखनी चाहिए, अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। जितनी अधिक भाषाएं आप सीखेंगे उतना ही अपना ज्ञान बढ़ेगा। आप पूरी दुनिया से आसानी से संवाद कर पाएंगे, पूरे लोगों से आप अधिक से अधिक संवाद कर पाएंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हिंदुओं को हिंदी, संस्कृत, अपना धर्म, संस्कृति को अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य सीखना चाहिए, लेकिन वो अन्य भाषाओं को सीखे ताकि दुनिया के अंदर वो अपनी बात कह सके और दूसरों की बात को जान सके। धन्यवाद। हाँ जानवी, आगे अगला प्रश्न। किसी का भी सवाल नहीं छूटेगा। बस याद रखें कि हम डिजिटल बाल मेला के डिसिप्लिन साथी हैं। आप मनीष, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष है। मैं राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ये जो सरकार ने जो बिल निकाला है, सरकार कहती है कि ये बिल किसानों के हित में है, फिर आज किसान सड़कों पर क्यों? बेटे आपने शायद पहले आपने पूछा था ये प्रश्न या किसी दूसरे बच्चे ने पूछा था? किसी एक और बच्चे ने भी पूछा था। साथियों कृपया अपना सवाल दोहराएं ना। हाँ, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि ये जो बिल्स हैं हमारे बिल, आप मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये तो इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ इसलिए मैं कहना चाहूँगा। स्कूल जा पाएंगे? अपना सवाल पूछिए और सभी अपने आप को म्यूटेड रखें प्लीज। हाँ बताइए। हम क्या स्कूल जा पाएंगे? भैया स्कूल जरूर जाओगे, आप स्कूल जाएंगे, आपको स्कूल जाने का मौका मिलेगा। ये कोरोना हमेशा चलने वाला नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन सबको नहीं हो जाता है, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बात में लगी हुई है कि हम वैक्सीनेशन कर लें और बहुत जल्दी ही इसको हम निपटा लेंगे। स्कूल भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे, यूनिवर्सिटी भी खुलेंगी, आप खेलेंगे, आप कूदेंगे भी, सारा काम करेंगे। ये ऐसी बात नहीं कि ये हमेशा के लिए कोरोना रहेगा। कोरोना भाग जाएगा आपकी ताकत के सामने, आपके संकल्प के सामने, आपकी इच्छा शक्ति के सामने, और कोरोना टिक नहीं पाएगा। इसलिए अभी अपने को सावधानी की जरूरत है। स्कूल जरूर खुलेंगे जी। मेरे एक छोटा भाई है, उसको क्वेश्चन पूछना है, क्या वो पूछ सकता है? ये जानवी बोलिए, अगला प्रश्न बोलिए। नमस्ते सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नमस्ते सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ ये देखिए, जानवी बताएगी कौन बोल का क्वेश्चन होगा, एक सिस्टम से चलेंगे। हाँ जी आप पूछिए। हाँ आवाज नहीं आ रही भैया। क्या मेरा एक भाई है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है? नहीं, अभी कौन पूछ रहे थे क्वेश्चन, उसकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ हार्दिक, जयपुर से। मैं पूछ रहा था हार्दिक सर। बोलिए बेटे, बोलिए। सर मैं ऐसे कह रहा था, जैसे कि हमारी इस साल स्कूल चालू होती है, तो जो हमारी पहले की जो फीस है, जो इस बार भी फीस ले रहे हैं, कई स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, कई जगह नहीं चल भी रही, तो उन स्कूलों का जो फीस है उनका क्या किया जाए? सर इस पे भी तो कानून बनना चाहिए कोई। सर वो बिना पढ़ाई भी नहीं हो रही सर। हाँ बेटे, ऐसा है कि ये राजस्थान सरकार का विषय है और राजस्थान के शिक्षा मंत्री इस विषय में काफ़ी कुछ कह चुके हैं। तो मैं आपकी बात को उन तक पहुंचाऊंगा कि जिन स्कूलों के अंदर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस का ऑनलाइन के हिसाब से ही फीस लिया जाना चाहिए। जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तब तक उनको इसी प्रकार से उनकी उचित फीस लेकर के, और यदि किसी विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो उसका भी कोई उनको समाधान निकलना चाहिए, ताकि बच्चों पर और अभिभावकों पर ज़्यादा खर्च नहीं पड़ सके और वो अपने आर्थिक दिक्कत में नहीं आए। तो जरूर आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे जी।
बोले। अगला प्रश्न है, मेरे एक भाई है, उसको क्वेश्चन पूछना है, क्या वो पूछ सकता है? एक बार आपको म्यूट रखिए, सबको मौका दो। बार बार एक बच्ची पूछ रही है, इनका भाई कोई कुछ पूछना चाहता है। सर मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। हाँ पूछिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आप पूछ सकते हो। कैसे आगे बढ़ी? सर मेरा एक सवाल है, मैं पूछ सकती हूँ? आप अपने सवाल पूछो, पूछिए और सर लोग कहते हैं मेरा एक छोटा भाई है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है? जी एक आदमी एक विद्यार्थी बोलिए, आप एक बोलिए, कहीं नहीं। सर नमस्ते। मेरा नाम क्या मेरा एक भाई है, पूछ सकती हूँ? डिसिप्लिन साथी है, इसीलिए जब हमारे माननीय गेस्ट या फिर हमारे साथी बोलेंगे, हम बीच में अपने आप को म्यूट रखेंगे। अब दीक्षा, आपका भाई सवाल पूछना चाहता है, वो पूछे। हाँ पूछिए। नमस्ते, क्या मेरा नाम केशव खत्री है, क्या मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ? नोट पे महात्मा गांधी जी की फोटो क्यों लगती है? हम सबकी फोटो क्यों नहीं लगती? बेटे आपने बहुत अच्छी बात पूछी है केशव, कि नोट पर महात्मा गांधी जी की फोटो क्यों लगती है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो देश के लिए काम किया, बलिदान दिया, कुर्बानी दी, कितना बड़ा काम किया, कितने कष्ट उठाए, हम भी जब उतने बड़े बन जाएंगे तो हमारी आपकी फोटो भी लगेगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप गांधी जी की तरह से काम करो, मेहनती बनो, पुरुषार्थी बनो, ईमानदार बनो, तपस्वी बनो, विद्वान बनो। गांधी जी बैरिस्टर करके आए थे, कितने पढ़े लिखे थे, सारे कुछ थे। इसलिए गांधी जी हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे सत्कारनीय हैं। वो देश की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों को साथ लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसलिए महात्मा गांधी का फोटो नोट के ऊपर भारत सरकार ने एक राष्ट्रपिता की दृष्टि से उनको सम्मान देने के लिए लगाया है। तो आप लोग भी काम करेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, पवित्र जीवन बनाएंगे। हो सकता है समय आए कि आपके ऊपर भी कोई इस प्रकार के नोट छपे। जी जी और बाकी सब अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। जानवी बोलिए, आप एक को बुलाइए आप। ये जी, हम महात्मा गांधी जी को बापू क्यों कहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज। हम गांधी जी को बापू क्यों कहते हैं? एक सवाल लिया जाएगा। एक बार इससे आवाज डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? हाँ जानवी हम बोलिए। महात्मा गांधी जी को बापू क्यों कहते हैं? एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है। ममता अपना सवाल पूछे। हाँ ममता बोलिए। मेरा नाम परिशेर है। सर मेरा यह क्वेश्चन था। ममता की आवाज नहीं आ रही है। ये मेरी मम्मी की सर आपकी धार्मिक पर्चा कैसे आगे बढ़ी? सर आपकी धार्मिक पर्चा कैसे आगे बढ़ी? कौन पूछ रही है ये? हमारी है। मेरा एक क्वेश्चन और है, तो प्लीज। एक मिनट ये बेटे साथियों पहले प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। मनीष या मैं सब अपने आप को म्यूट रखें। सर मैं पूछ सकती हूँ? हम महात्मा गांधी जी को बापू क्यों कहते हैं? देखिए, एक प्रश्न पूछा है एक बच्चे ने, मैं पहले उसका उत्तर दे दूं। बच्चे ने पूछा कि आपकी धार्मिक यात्रा आगे कैसे बढ़ी। मैं तो कॉलेज पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे धार्मिक पुस्तकें मिली। एक अधिकारी हुए हैं राम प्रसाद बिस्मिल, उसकी पुस्तक को पढ़ा और फिर मन में ये भाव आया कि हमें अपने संस्कृति को जानना चाहिए, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, योग को, इन चीज़ों को जानना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया और संस्कृत का अध्ययन करते करते मन में भावना आई कि अपने को पूरा जीवन समाज सेवा के लिए लगाना है और समाज सेवा के लिए लगाने के लिए इस पथ पर आए। अब अगला दूसरा प्रश्न। हाँ
जानवी बोलिए, अगले कौन पूछेगा? मैम सर प्लीज। सर क्या मैं पूछ सकती हूँ? महात्मा गांधी जी को बापू क्यों कहते हैं? सर मैं पूछ सकती हूँ? साथियों क्या मैं पूछ सकती हूँ? आजकल के डिफरेंट साथी हैं। इसलिए जब भी हमारे साथी या हमारे आस्किंग क्वेश्चन ये हम अपने आप को म्यूट कर रखें। एक बार सब अपने आप को म्यूट करेंगे, सबको मौका दिया जाएगा। अब हम महात्मा गांधी जी को बापू क्यों कहते हैं? ये प्रश्न 2-3 बार पूछ लिया आपने कि वे महात्मा गांधी को बापू क्यों कहते हैं। देखिए, गुजरात में आप कहाँ से हैं बेटी? कौन से प्रांत की हैं? मैं बीकानेर से हूँ। आप बीकानेर से हो ना, इसलिए अपने आप अपने घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बड़े आदमी, उनको बाबा बोलते हैं। ऐसे ही गुजरात में बापू बोलते हैं, बापू कहते हैं। जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, उम्र में, ज्ञान में और सम्मान में, उनको बापू बोलते हैं। इसलिए उनको सम्मान की दृष्टि से हम बापू कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़े हैं, सम्मानित हैं, सबकी दृष्टि में, सबकी नजरों में बड़े होने के नाते उनको सब बापू कहा करते थे। जैसे अपने घर में सबसे बड़ा होता है उसको सब बाबा बोलते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही गुजरात में बड़े व्यक्ति को बापू बोलते हैं, तो इसलिए उनको फिर उनका नाम पड़ गया, बापू पड़ गया नाम उनका। बोलिए जानवी जी। मैम सर प्लीज मेरे अपने आप को म्यूट करें। तो प्लीज आप ले लीजिए। छोटा बच्चा है, वो म्यूट करें प्लीज। अपना टर्न लेते जाते बोलते जा रहे हैं, कोई सिस्टम कीजिए। दिव्यांश आप अपना सवाल पूछे। सर आइए इसका लेबल गया तो संस्कारों की कमी है, बोलो। संस्कारों की कमी है क्या? की गलती है। दिव्यांश दोबारा पूछिए, क्या पूछा आपने? सर आप राजनीति में कैसे आगे बढ़े? देखिए, जब इमरजेंसी मेरा 1975 में आप बहुत छोटे छोटे प्रश्न बच्चे हैं, शायद आपके पिताजी, आपके दादाजी इस बात को जानते होंगे। राजनीति में इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी में जब हमने ये देखा कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई प्रारंभ की, और उसके बाद समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे। समाज सेवा के अंदर भी ये देखा कि गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता, गरीब लोग भटकते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता, उनकी बात को सुनता नहीं है। तो मैंने विचार किया कि अपने जैसे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई आप जैसे लोग राजनीति में आएंगे तो ईमानदारी से काम चलेगा। तो इसलिए मैं राजनीति में आया कि गरीब आदमी की बात भी सुनी जाए, गरीब आदमी की समस्याओं का समाधान किया जाए, गरीब आदमी भी हम तक पहुंच सके। तो गरीब और पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए, उनको उनके हक दिलाने के लिए उनकी बात को मैंने राजनीति में प्रवेश किया। जानवी आगे बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जानवी देवी तो अपना सवाल पूछे, बाकी सब क्या मैं पूछ सकती हूँ? ममता के बाद आपको भी मौका दिया जाएगा, पहले ममता को सवाल पूछने दीजिए। ममता आप। हाँ बोलिए ममता। ममता आप म्यूट पर हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरा नाम परी है। मेरा आपसे यह क्वेश्चन था कि जिस आदमी की पोस्टिंग जिस जगह पे है वो वहाँ क्यों नहीं रह सकता? मेरे पापा है जो अभी झुंझुनू में है, तो हम लोग ही केवल
बेटी, ये आपने जो बात पूछी है, ये हमारे जो जिस विभाग के अंदर आदमी सर्विस करता है उसके रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, और उन रूल्स में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि समय समय पर ट्रांसफर आदि होते रहे। दूसरी बात, कई बार ये हो जाती है कि जैसे पोस्ट खाली होती है तो पहले खाली पोस्ट भरी जाती है, खाली स्थान भरे जाते हैं, और उन खाली स्थानों पर नियुक्ति होती है। जैसे मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ, तो सीकर में कई बार क्या होता है, खासतौर से टीचिंग और मेडिकल स्टाफ के अंदर पोस्ट खाली नहीं होती। हमारे बहुत सारे साथी वहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन जगह खाली नहीं है, तो उनका ट्रांसफर कैसे होगा? तो इसलिए कई बार अव्यवस्था भी हो जाती है। तो आपकी बात ठीक है कि आदमी घर के पास रहेगा तो अपने बच्चों को, परिवार को अच्छी तरह संभालेगा। तो ये प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक उस कर्मचारी को जो घर के पास रहे, घर के पास अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाले, वहाँ रहते हुए ड्यूटी को करे। तो आपकी बात सही है और इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। मैं भी आपकी बात को अवश्य उठाऊंगा। ये मनीष डाका बार बार पूछ रहा है। थैंक यू मनीष, आप अपना सवाल पूछे। हाँ मनीष डाका, नमस्कार सर। बोल बेटा। नमस्कार सर, मैं राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हमारी महात्मा गांधी की मूर्तियाँ क्यों बनती है, हमारी मूर्तियाँ क्यों नहीं बनती है? तो फिर सर आपने उत्तर दिया कि महात्मा गांधी महान है इसलिए उनकी मूर्ति बनती है। तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों है, की क्यों है, महात्मा गांधी जी की क्यों नहीं है? हाँ देखिए बेटे, ऐसा है कि जैसे आपने एक प्रश्न किया अभी कि सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगी, वो क्यों है? ये प्रश्न इस प्रकार का है, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि भाई महात्मा गांधी का फोटो ही नोट पर क्यों है। ये तो माने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विचार किया कि गुजरात की धरती के ऊपर और भारत में सरदार पटेल एक इस प्रकार के व्यक्तित्व हुए। जब देश आजाद हुआ तो उसमें समथिंग 663 छोटी छोटी स्टेट थी। जैसे अभी अपनी स्टेट हैं 33 स्टेट हैं, 32-33। तो इसी तरह से देश में छोटे छोटे राज्य थे। जैसे आप नागौर से बिलोंग करते हैं तो जोधपुर अलग राज्य था, बीकानेर अलग था, जैसलमेर अलग था, जयपुर अलग था। ये अलग छोटे छोटे राज्य थे और वो सब इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने इन सब स्टेट्स को एक करके और एक भारत बनाया। यदि सरदार पटेल उस समय सूझबूझ से काम नहीं लेते तो जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, आज पाकिस्तान हमें परेशान करता है, तंग करता है, उधर बांग्लादेश अलग हो गया, बार बार हमारे ऊपर अटैक करता है। तो यूनिटी का मतलब संगठन है। तो जिस तरह से उन्होंने देश को एक किया, संगठित किया, तो हमारा कर्तव्य बनता था कि सरदार पटेल जैसे लोक पुरुष को हमें सम्मान देना चाहिए। तो जितने भी महापुरुष हैं, जैसे आप नागौर से हैं तो नागौर में वीर तेजा जी को सम्मान दिया गया है, वीर तेजा जी का मंदिर है, वीर तेजा जी है, वीर तेजा जी। तो अलग अलग क्षेत्र में बैठे जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए, ये है। तो पटेल जी का अलग महत्व है, गांधी जी का अलग है, वीर तेजा जी का अलग है, राणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, शिवाजी, सबके अलग अलग महत्व है और इन सब महापुरुषों को हमको सम्मान देना चाहिए। जी सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ? सबको मौका दिया जाएगा। स्वामी जी, सर क्या मैं पूछ सकती हूँ? मैं पूछ लूँ? हाँ जानवी बोलिए। स्वामी जी, डिजिटल बाल मेला 2021 बच्चों की सरकार कैसी हो, इस आइडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ देखिए, बच्चों की सरकार कैसी हो, ये जो आपका आइडिया है, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उस विद्यालय में अब कोई बच्चा किसी हॉस्टल में रहता है तो अपने कक्ष का व्यवस्थित संचालन कैसे हो, ये प्रत्येक बच्चे को सोचना चाहिए। जैसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष पार्लियामेंट के बारे में सोचते हैं कि पार्लियामेंट का संचालन कैसे हो, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के बारे में सोचते हैं कि देश का संचालन कैसे हो, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक प्रदेश के बारे में सोचता है कि उसका संचालन कैसे हो। इसलिए बच्चों को अपने विद्यालय के बारे में, अपनी कक्षा के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी कक्षा व्यवस्थित कैसे हो। जब कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा के बारे में, अपने घर के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा परिवार, मेरा रूम, आप जिस रूम के अंदर रहते हैं
आप उस रूम को व्यवस्थित करिए। आपकी बुक्स कहाँ रखी हैं, आपकी किताबें हैं, आपका सामान, आप घर में जूते कहाँ निकालते हैं, आपके बर्तन कहाँ रहते हैं। तो इसलिए बच्चों की सरकार का मतलब है कि बच्चों की विद्यालय के अंदर व्यवस्थित ठीक वैसे हो। तो क्योंकि हमारे संविधान में कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बच्चों के अलग से कोई गवर्नमेंट बने, लेकिन आपने जो बात कही समय समय पर बच्चे भी कोई पार्लियामेंट करें, जैसे हमारी पार्लियामेंट चलती है ऐसे पार्लियामेंट करें। और आज जितने बच्चे जुड़े हैं, मैं इन सब बच्चों को कहना चाहूंगा कि जब ये कोरोना महामारी चली जाए और पार्लियामेंट खुले तो आप पार्लियामेंट आइए। पार्लियामेंट में आपको निमंत्रित देता हूँ। हमारे यहाँ पर 12 साल से ऊपर के बच्चे पार्लियामेंट में विजिट कर सकते हैं। तो आप में जो बच्चे 12 वर्ष से ऊपर के हैं वो कभी पार्लियामेंट आएंगे तो आपको पार्लियामेंट विजिट कराएंगे, वहाँ पार्लियामेंट आपको दिखाएंगे। तो आप वहाँ खुद ये देखेंगे कि संचालन कैसे होता है, और आप अपनी कक्षाओं को, अपने विद्यालय को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने घर में अपनी सरकार कैसे चले, अपने विद्यालय में हमारी व्यवस्था ठीक कैसे हो, अपने कक्षा कक्ष में हमारी व्यवस्था ठीक कैसे हो, ये आपके ऊपर अपना निर्भर करता है। तो आप अपने आप को व्यवस्थित रखेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए जानवी। बताई हम सब बच्चों को स्वामी जी रोज हमारे जो सेशंस होते हैं उनमें जो बच्चा हमारे गेस्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उन्हें उस सेशन का लीडर घोषित कर दिया जाता है। आपके हिसाब से आज का लीडर कौन है? आपका किसने प्रभावित किया? वैसे तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ। दीदी मेरा सवाल तो रह गया। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने बच्चों ने प्रश्न पूछे, सर मेरा भी सवाल है। सब बच्चों ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के अंदर जिस तरह से एक प्रोनाउंसिएशन और एक्टिविटीज गतिविधि में प्रतीक ने जिस तरह से अपने आप को मजबूत किया है, वास्तव में इस बच्चे को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देना चाहूँगा। सभी बच्चे अच्छे बोले, कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जिसने कोई गलत बात कही हो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका अनुशासन। जानवी तेरा अनुशासन बहुत बढ़िया रहा, आपने बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संचालित किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज प्रतीक का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। आपका ये जो बाल मेला है इसके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और संस्थाओं को भी, जिन संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उनको भी मैं LIC और दूसरी संस्थाओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। सर मेरा भी प्रश्न है। मेरा सवाल तो रह गया। हमें अपना समय स्वामी जी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव रखें। अनादि नाउ यू मे टेक ओवर। गृहस्थ धर्म त्याग, लोक कल्याण का मार्ग अपनाया, गो सेवा कर काम का महत्व बताया, संस्कृति व वेदों को शिक्षा के साँचे में ढाला, आज समाज के संस्कारों के साथ राजनीति को अपनाया। धन्य है आपका जीवन, आप जैसे संत पुरुष को मेरा शत-शत नमन। इन्हीं पंक्तियों के साथ राज ऋषि श्री स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी का अपना अमूल्य समय देने तथा हम बच्चों की जिज्ञासा का संतुष्टिपूर्ण जवाब देने के लिए मैं अनादि अग्रवाल आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। वह बाल मेले की टीम की तरफ से आपकी कामना करते हुए कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद अग्रवाल। सर मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू। साथियों आपके सवाल हम कल की सेशन में देंगे, चिंता ना करें, सभी के सवाल कर लिए जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। थैंक यू। ओके धन्यवाद सर।